नमस्कार। देखिए, इस वीडियो में मैं आपको ब्रिक्स यानी ईंट से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस कराऊंगा। टोटल 33 एमसीक्यूज़ हैं जो कि इस पार्ट में सिलेक्ट किए गए हैं। इसके बाद इसका सेकंड पार्ट भी अपलोड होगा, वो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगा। अगर आप इस चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं तो मेरी आपसे गुजारिश है कि इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, क्ले एंड सिल्ट कंटेंट इन अ गुड ब्रिक अर्थ मस्ट बी एटलीस्ट। तो कंपोजिशन में आपने सिलिका पढ़ा होगा, और सिलिका होता है तकरीबन आधा यानी 50 to 60%। और सिलिका जो है ये कॉम्बिनेशन होता है क्ले और सिल्ट का, जिन्हें आपने सोयल मैकेनिक्स में ग्रेन साइज डिस्ट्रीब्यूशन में भी पढ़ा होगा। तो यहाँ पर ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 50%। द स्टैंडर्ड साइज ऑफ अ मेजनरी ब्रिक इज। अब देखिए, कुछ सवालों में मॉड्यूलर ब्रिक लिखा जाता है, कुछ में मेजनरी ब्रिक लिखा जाता है। ये एक ही बात है, और सवाल ये उठता है कि स्टैंडर्ड साइज़ पूछा है या नॉमिनल साइज़ पूछा है। तो अगर कुछ नहीं लिखा हुआ है तो समझ जाइए वहाँ पर स्टैंडर्ड की बात हो रही है। तो उस केस में हो जाता है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर। और अगर नॉमिनल लिखा हुआ है तो वो हो जाता है 20 बाई 10 सेंटीमीटर। कुछ सवालों में ये इंच में भी पूछा जाता है, तो वहाँ पर आपको सारा डेटा इंच में याद नहीं करना है, बस इंच और सेंटीमीटर का रिलेशन ध्यान में रखना है, जो कि है 1 इंच इक्वल्स टू 2.54 सेंटीमीटर। रफली अगर आप 2.5 सेंटीमीटर भी लगाते हैं तो भी वहाँ पर आपको सही ऑप्शन दिख जाएगा। क्रशिंग स्ट्रेंथ ऑफ फर्स्ट क्लास ब्रिक्स शुड नॉट बी लेस देन। तो देखिए, फर्स्ट क्लास का अपना होता है, बाकी की दो भी होती है इसमें। तो फर्स्ट क्लास के लिए ये होता है करीब 10.5, सेकंड के लिए 7.5 और थर्ड के लिए 3.5। लेकिन ये होता है न्यूटन पर एमएम स्क्वायर में, और कुछ सवालों में ये पूछा जाता है किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर में। तो उसके लिए आपको रिलेशन पता होना चाहिए, जो कि होता है 1 न्यूटन पर एमएम स्क्वायर इज इक्वल्स टू 10 किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। और अगर आप चाहते हैं कि ये रिलेशन आपको याद हो जाए तो एक बार पेन पेपर उठा के इसको प्रूव कर दीजिए। 1 किलोग्राम में 10 न्यूटन होते हैं और सेंटीमीटर में 10 एमएम होते हैं, तो आपको ये याद हो जाएगा। किंग क्लोजर्स आर रिलेटेड टू। तो किंग क्लोजर कहाँ होते हैं? डोर्स एंड विंडोज़, किंग पोस्ट ट्रस, क्वीन पोस्ट ट्रस या ब्रिक मेजनरी। जानते हैं सभी लोग, ब्रिक मेजनरी में होते हैं ये। और भी कई तरह के क्लोजर होते हैं, तो वो जब जब आएंगे तब हम उनकी बात कर लेंगे। क्ले ब्रिक्स आर मेड ऑफ अर्थ हैविंग nearly equal proportion of silica and alumina, nearly equal proportion of alumina, silica and lime, 35 to 70% silica and 10 to 20% alumina, 10 to 20% silica and 35 to 70% alumina। देखिए, कंपोजिशन में आपने देखा होगा सिलिका 50% या 60% के करीब होता है, और एलुमिना होता है करीब करीब 20%, और बाकी उसमें फिर आयरन ऑक्साइड, मैग्नीज, लाइम वगैरह आते हैं। तो उस कॉन्टेक्स्ट में ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 35 to 70% सिलिका और 10 to 20% एलुमिना। द प्लास्टिसिटी टू मोल्ड ब्रिक्स इन सुटेबल शेप इज़ कॉन्ट्रीब्यूटेड बाय। देखिए, ईंट बनाने के लिए हम अलग अलग तरह के इंग्रेडिएंट काम में लेते हैं। अब हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक काम होता है। तो एलुमिना की बात करें तो एलुमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, यानी इसकी मदद से हम ईंट को मनचाही शेप दे सकते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही हो जाएगा कि हम प्लास्टिसिटी प्रोवाइड करने के लिए एलुमिना वहाँ पर डालते हैं। ए लेयर ऑफ ड्राई ब्रिक्स पुट बिलो द फाउंडेशन कॉन्क्रीट इन केस ऑफ सॉफ्ट सोयल इज कॉल्ड। देखिए, जब मिट्टी कमज़ोर होती है तो वहाँ पर हम एक लेयर बिछा देते हैं पत्थरों की या फिर ईंट की। तो यहाँ पर ईंट का पूछा है, उसे हम सोलिंग बोलते हैं। ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा। और सोरिंग जो है वो लेटरल सपोर्ट होता है, जैसे कहीं पर एक्सकेवेशन हुआ और किनारों की मिट्टी वापस न झड़ जाए नीचे, तो वहाँ पे एक लेटरल सपोर्ट दे दिया जाता है जो कि टेम्पररी होता है। और डीपीसी यानी डैम प्रूफ कोर्स, ये
फाउंडेशन के ऊपर लेकिन फ्लोर से नीचे रखा जाता है। एक लेयर होती है जिसकी मदद से ज़मीन की जो नमी है वो बिल्डिंग में नहीं आ सकती। नमी यानी डैम्पनेस। द इंडेंटेशन प्रोवाइडेड इन द फेस ऑफ द ब्रिक इज कॉल्ड। अब देखिए इंडेंटेशन का मतलब है, जैसे आपने फ्लूइड मैकेनिक्स में पढ़ा होगा, किसी टैंक में हम नॉच प्रोवाइड करते हैं तो वो एक प्रकार का इंडेंटेशन ही है, एक पहचान छोड़ जाना वहाँ पर। तो ईंट में जो उसके फेस सरफेस पे एक निशान दिया जाता है उसे हम फ्रॉग कहते हैं। तो ये तो हुई एक बात। अब दूसरा सवाल यहाँ पर यह भी आता है कि फ्रॉग हम प्रोवाइड करते क्यों हैं। तो देखिए फ्रॉग प्रोवाइड करने का मेन पर्पस होता है ब्रिक और मोर्टार के बीच में बॉन्डिंग अच्छी हो सके, जिसको हम की जॉइंट भी बोलते हैं। हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ। हॉलो ब्रिक्स जिनके बीच में होल होता है जिसमें एयर प्रेजेंट होती है, तो वो एयर बेसिकली थर्मल इंसुलेटर का काम करती है। यानी जब गर्मी ज़्यादा पड़े तो वो ईंटों को ठंडा रखती है, और जब ठंड ज़्यादा पड़ रही हो तो वो ईंटों को गर्मी प्रदान करती है। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। यानी हॉलो ब्रिक्स आर जनरली यूज्ड विद द पर्पस ऑफ प्रोवाइडिंग इंसुलेशन अगेंस्ट हीट। The defect that is caused by falling of rainwater on the hot surface of the bricks is known as। तो देखिए जब ईंटों की गर्म सतहों पर पानी पड़ता है बरसात का, तो जो डिफेक्ट आता है उसे हम चप्स कहते हैं। और ये डिफेक्ट दिखता कैसा है ये आप गूगल कर लीजिए, वहाँ मिल जाएगा। बाकी के ये इफ़ेक्ट भी आप सर्च करके देख सकते हैं कि किस में क्या होता है। ब्लोटिंग में ईंट काली सी पड़ जाती है। क्रैक आप जानते हैं क्या होता है। लैमिनेशन में एयर एंट्रैप हो जाती है ईंट के अंदर जो वाइट्स होते हैं, यानी हवा रुक जाती है उनमें, तो वो भी एक प्रकार का डिफेक्ट है। यहाँ पर बी सही हो जाएगा। ए ब्रिक मेजनरी कुड फेल ड्यू टू, किस वजह से हो सकती है। रप्चर अलॉन्ग अ वर्टिकल जॉइंट इन पोअरली बॉन्डेड वॉल्स, शेयरिंग अलॉन्ग अ हॉरिजॉन्टल प्लेन, क्रशिंग ड्यू टू ओवरलोडिंग, या फिर इनमें से कोई भी। तो सभी हो सकते हैं। अगर वर्टिकल जॉइंट के अलॉन्ग रप्चर आए, रप्चर मतलब टूटना होता है, तब भी फेल हो सकता है। हॉरिजॉन्टल सरफेस के अलॉन्ग अगर शेयरिंग फोर्स लगे या शेयरिंग प्रेशर लगे तब भी मेजनरी फेल हो सकती है। और ओवरलोडिंग आप जानते हैं, ओवरलोडिंग में भी पॉसिबल है उसका फेल होना। ऑप्शन डी यहाँ पर सही होगा। एक्सेस ऑफ एल्यूमिना इन द क्ले। अब देखिए अभी हमने बात करी कि हर एक इंग्रेडिएंट का अपना एक फंक्शन होता है, अपना एक रोल होता है। लेकिन क्या हो अगर वो चीज़ ज़्यादा हो जाए, तो क्योंकि एल्यूमिना प्लास्टिसिटी इम्पार्ट करता है, तो इस वजह से अगर ये ज़्यादा हो जाए तो बाद में जब हम इसको सुखाएंगे या पकाएंगे तो ईंट जो है उसमें क्रैक डेवलप हो जाएंगे, या फिर सुखाते वक्त हमें दिक्कत आएगी। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। मेक्स द ब्रिक क्रैक्स एंड वार्प ऑन ड्राइंग। द पोर्शन ऑफ द ब्रिक विदाउट अ ट्राइंगुलर कॉर्नर इज इक्वल टू द हाफ द विड्थ एंड हाफ ऑफ द लेंथ इज कॉल्ड। अब देखिए अलग अलग तरह के क्लोज़र होते हैं जिनमें हम कुछ पोर्शन कट कर देते हैं। तो यहाँ पर किंग क्लोज़र की बात की जा रही है। किंग क्लोज़र कैसा दिखता है वो आप यहाँ डायग्राम में देख सकते हैं। जो ट्रायंगुलर पोर्शन रिमूव कर दिया गया है उसके बाद जो पोर्शन बचा है उसे हम किंग क्लोज़र बोलते हैं। और कितना रिमूव किया है, लेंथ के अलॉन्ग भी इसको आधा किया है और विड्थ के अलॉन्ग भी आधा रिमूव किया है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर सही होगा, किंग क्लोज़र। द रेड कलर ऑब्टेन्ड बाय द ब्रिक्स इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ। तो ईंट में जो कलर प्रोवाइड करते हैं उस कलर जो आता है उसके लिए हम वहाँ पर क्या प्रोवाइड करते हैं एज ए इंग्रेडिएंट। सो इंग्रेडिएंट वहाँ पे आयरन ऑक्साइड डाला जाता है जिस वजह से रेड कलर आता है, और साथ के साथ मैग्नीज भी होता है जिसकी वजह से येलो कलर आता है। इसीलिए जो फाइनल ईंट बनती है वो रेडिश फॉर्म में होती है, रेड और येलो का कॉम्बिनेशन। When a brick is cut into two halves longitudinally, one part is called। अब यहाँ पे longitudinally बोला जा रहा है। लेफ्ट साइड में देख सकते हैं एक फुल ब्रिक है और राइट साइड में longitudinally उसको आधा कर दिया गया है। तो जो पोर्शन बचा या जो पोर्शन हटा दोनों हाफ क्वीन क्लोजर कहलाएंगे। और उसको भी अगर हम आधा कर दें विड्थ के अलॉन्ग तो वहाँ पर क्वार्टर क्वीन क्लोजर बच जाएगा। The brick work is measured in square meter in case of honeycomb brickwork,
हनीकॉम्ब एक प्रकार की डिज़ाइनिंग है और इसके अपने कुछ और भी पर्पस हो सकते हैं। इसमें एक हॉरिजॉन्टल सरफेस दिया जाता है डिज़ाइन के लिए, तो इसका मेज़रमेंट स्क्वायर मीटर में होता है। ब्रिक फ्लैट सोलिंग, ये सोलिंग है, जैसे अभी मैंने बात करी थी कि ईंटों की सतह बिछा देते हैं जब मिट्टी कमज़ोर होती है, तो वहाँ पर भी उसको हम स्क्वायर मीटर में करते हैं कि भाई 10 मीटर स्क्वायर में हमने ब्रिक सोलिंग करी या स्टोन सोलिंग करी। और थर्ड है यहाँ पर हाफ ब्रिक वॉल या पोर्शन, तो जो पोर्शन वॉल होती है वो हाफ ब्रिक वॉल ही होती है, उन्हें भी हम स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं। तो सारे ऑप्शन सही हो जाएंगे। ऑप्शन डी, ब्रिक वॉल्स आर मेजर्ड इन स्क्वायर मीटर इफ़ द थिकनेस ऑफ वॉल इज़। अब देखिए अभी जो बात हुई कि जो पोर्शन वॉल है या जो हाफ ब्रिक वॉल है वो 10 सेंटीमीटर की होती है, उसको हम मीटर स्क्वायर में या स्क्वायर मीटर में मेज़र करते हैं या उससे कम जब होता है, तो इसलिए यहाँ पे ऑप्शन ए सही होगा, 10 सेंटीमीटर। द प्रोसेस ऑफ मिक्सिंग क्ले वाटर एंड अदर इंग्रेडिएंट्स टू मेक ब्रिक इज़ नोन एज। अब देखिए मिलाने की बात हो रही है, मिक्सिंग की, तो इसको हम नीडिंग में डालेंगे जो कि मिलाना ही होता है, और टेम्परिंग बेसिकली गूँथने की प्रोसेस है। तो अगर आपको 3-4 चीज़ें दे दी जाएँ तो उनको मिलाना एक बात है और फिर उनको गूँथना अलग बात है, तो इसलिए ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा, नीडिंग। ए बुल नोज ब्रिक इज़ नॉट यूज्ड फॉर। तो बुल नोज ब्रिक होती कैसी है, यहाँ पर देख सकते हैं, इसमें सिंगल बुल नोज लिखा हुआ है क्योंकि एक तरफ से ही इसे राउंड फेस दिया हुआ है। अगर दोनों तरफ से दे दिया जाए तो ये डबल बुल नोज हो जाती है। तो इसका हम यूज़ करते हैं, जैसे ऑप्शन ए यहाँ पे कह रहा है कि 7 कॉर्नर होते हैं जब, तो उनको राउंड बनाने के लिए, बिल्कुल ठीक है। पिलर्स में भी इसे यूज़ किया जा सकता है, जो राउंड पिलर होते हैं, या अगर डिज़ाइन देना हो, और डेकोरेशन पर्पस के लिए तो हम यूज़ करते ही हैं। तीनों ऑप्शन ऐसे हैं जिनमें यूज़ करते हैं। तो आर्चेस जो है ऐसा ऑप्शन है जिसमें बुल नोज ब्रिक यूज़ नहीं होती है। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स आर जनरली यूज टू रजिस्ट। रिफ्रैक्टरी ब्रिक्स यानी जिन्हें हम फायर ब्रिक्स भी कहते हैं, तो देखिए इन्हें फायर ब्रिक्स क्यों कहते हैं, क्योंकि इनमें जो इनको पकाते वक्त टेम्परेचर रखा जाता है वो ज़्यादा रखा जाता है। सामान्य ब्रिक में रखा जाता है 1000 डिग्री सेल्सियस के करीब, लेकिन इसमें 1700 करीब 1700 के करीब रखा जाता है। तो इनको हम बनाते इसलिए हैं ताकि ये हाई टेम्परेचर को रजिस्ट कर सकें। इवन जो ईंट बनाने की किल्न होती हैं वहाँ पर भी हम इन्हीं ईंटों को यूज़ करते हैं क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा होता है। और एक चीज़ और यहाँ पर आपको समझना होगी कि जो जामा ब्रिक्स होती हैं वो अलग होती हैं, क्योंकि वहाँ पे ओवर ब्रंट आता है, वहाँ पे टेम्परेचर ज़्यादा नहीं रखा जाता, वहाँ पे कम टेम्परेचर पे उन्हें ज़्यादा देर तक पकाया जाता है। एक्सेस ऑफ सिलिका इन द ब्रिक अर्थ। देखिए जिस तरह से एल्यूमिना ज़्यादा होने की वजह से क्रैक डेवलप हो जाते हैं, उसी तरह से सिलिका का क्या होता है, सिलिका बेसिकली स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है ब्रिक में, या फिर ड्यूरेबिलिटी प्रोवाइड करता है। लेकिन अगर ये ज़्यादा हो जाए तो ईंट कमज़ोर पड़ जाती है, ब्रिटल होता है, नाजुक, तो ईंट नाजुक हो जाती है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर सही होगा कि एक्सेस ऑफ सिलिका इन द ब्रिक अर्थ makes the brick brittle and weak. Which of the following defect appears due to presence of alkalis in the brick? Alkalis की वजह से एफ्लोरेसेंस आता है। एफ्लोरेसेंस यानी किसी चीज़ का फूल जाना, ये सेम डिफेक्ट सीमेंट में भी आता है। और एल्कलीज बेसिकली KO2 NO2 इन्हें कहते हैं हम। यहाँ पर ऑप्शन डी सही हो जाएगा। इन विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोसेस पग मिल इज़ यूज्ड। अब देखिए ईंट की जो 4 मेजर प्रोसेस होती हैं वो यही होती हैं जो आपको ऑप्शन में दिख रही हैं। सबसे पहले मिट्टी तैयार करना, जो कि आपको ऑप्शन डी में दिख रहा है। उसके बाद उसको ज़रूरी शेप और साइज़ देना, यानी मोल्डिंग ऑफ क्ले। उसके बाद उसको सुखाना, ड्राइंग, और उसके बाद उसको पकाना, यानी बर्निंग। तो पगमिल को हम यूज़ करते हैं शुरुआत में जब मिट्टी को तैयार कर रहे होते हैं, यानी मोल्डिंग से पहले। तो यहाँ पर तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा। लेकिन अगर क्वेश्चन ये सेम हो और ऑप्शन में ये चीज़ें ना हो बल्कि
वो चीज़ें हों जो प्रिपरेशन ऑफ क्ले के अंदर आती हैं, जो माइनर स्टेप होते हैं, अनसॉइलिंग, डिगिंग, वेदरिंग, ब्लेंडिंग, नीडिंग, टेम्परिंग। तो उस केस में कौन सा सही ऑप्शन होगा? तो देखिए टेम्परिंग अगर ऑप्शन में है तो वो सही हो जाएगा, अदरवाइज नीडिंग वगैरह भी इसमें सही हो सकता है, लेकिन फर्स्ट प्रायोरिटी आप देंगे टेम्परिंग को। कैलकुलेट द नंबर ऑफ ब्रिक्स रिक्वायर्ड फॉर अ 5 क्यूबिक मीटर ब्रिक वॉल। अब देखिए 1 क्यूबिक मीटर के लिए आपको याद होगा 500, तो इसको आप याद रखिए बेशक, लेकिन एक बार आप समझ भी लीजिए ये आता कहाँ से है। एक ब्रिक जो यहाँ पर ली जाती है वो मॉड्यूलर ब्रिक ली जाती है 19 बाई 9 बाई 9 सेंटीमीटर की। अगर हम उसमें मोटार थिकनेस ऐड कर दें तो 20 बाई 10 बाई 10 हो जाता है। क्योंकि यहाँ पर बात मीटर में चल रही है तो सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करेंगे तो ये बन जाएगा 0.2, 0.1 और 0.1 मल्टीप्लाई करेंगे, ये आ जाएगा 0.002 मीटर क्यूब। ये आया एक ब्रिक का वॉल्यूम। हमारे पास टोटल अगर 1 मीटर क्यूब है तो उसको डिवाइड करेंगे तब जाके नंबर ऑफ ब्रिक्स आ जाएंगी, तो ये तो आ जाएंगी 500। तो 1 क्यूबिक मीटर के लिए होता है 500, और उसके बाद जो कुछ भी नंबर पूछा गया है उसके लिए आप मल्टीप्लाई कर दीजिए। जैसे यहाँ पे 5 है, 5 का मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2500 आ जाएगा आंसर। व्हाट इज़ द थिकनेस ऑफ 1.5 ब्रिक वॉल मेड अप ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर ब्रिक? 1.5 बोला जा रहा है तो 30 सेंटीमीटर हो जाता है वहाँ पर, क्योंकि 1 ब्रिक के लिए 20 सेंटीमीटर होता है। यहाँ पर देख सकते हैं हाफ के लिए होता है 10 सेंटीमीटर, 1 के लिए 20, 1.5 के लिए 30 और 2 ब्रिक के लिए 40। What is the thickness in inches of the 1 brick wall made up of traditional brick? देखिए ट्रेडिशनल ब्रिक की बात हो रही है, और दूसरी चीज़ आपको ये भी देखना है, यहाँ पे 1 ब्रिक वॉल लिखा हुआ है, दोनों को समझिए। सबसे पहले ट्रेडिशनल ब्रिक जो है उसका साइज़ होता है करीबन 23 बाई 11 बाई 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो 1 ब्रिक लिखा हुआ है उसका मतलब है यहाँ पर जो वॉल की विड्थ है वो ब्रिक की लेंथ है 23 सेंटीमीटर। और अगर इसी सवाल में हाफ ब्रिक वॉल लिखा होता तो तब जो वॉल की विड्थ होती वो ब्रिक की भी विड्थ हो जाती 10 सेंटीमीटर। सॉरी, यहाँ पे 11 है तो 11 हो जाती। तो क्योंकि यहाँ पर 1 ब्रिक वॉल है तो हम क्या लेंगे, ब्रिक की लेंथ लेंगे 23 सेंटीमीटर, और आंसर हमें इंच में बताना है। तो रिलेशन मैंने आपको बताया था अभी कि 2.54 से डिवाइड कर दीजिए। अगर आप 2.5 से भी डिवाइड करेंगे तो भी करीब करीब 9 इंच आ जाएगा। एफ्लोरेसेंस इन ब्रिक्स इज कॉज्ड ड्यू टू, एल्कलीज की वजह से तो आता ही है, लेकिन यहाँ पर क्या लिखा है, एक्सेसिव बर्निंग ऑफ ब्रिक्स, हाई कॉन्टेंट ऑफ ब्रिक्स इन सिल्ट क्ले, हाई पोरोसिटी ऑफ द ब्रिक्स, प्रेजेंट ऑफ सॉल्युबल सॉल्ट इन पेरेंट क्ले। देखिए यहाँ पे एल्कलीज की बात नहीं की गई है, तो यहाँ पे ऑप्शन डी सही है, क्योंकि सॉल्युबल सॉल्ट की वजह से भी एफ्लोरेसेंस आता है। और क्या होते हैं सॉल्युबल सॉल्ट, जैसे सोडियम क्लोराइड NaCl, पोटेशियम क्लोराइड KCl, मैग्नीशियम क्लोराइड MgCl2। द डायमेंशंस फॉर स्पेशल शेप ऑफ क्ले ब्रिक्स आर गिवन बाय, यानी ब्रिक्स जो होती है क्ले ब्रिक्स, इनकी डायमेंशन के लिए हम कौन सा कोड यूज़ करते हैं, तो वो होता है IS 6165 1971। ध्यान रखिए, याद करने लायक चीज़ है। गुड ब्रिक अर्थ शुड कंटेन ऑफ, देखिए अभी बात करी थी हमने एक सवाल में कि एलुमिना 20-30% के करीब होता है, तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही होगा। इफ़ डिपॉजिट ऑफ एफ्लोरेसेंस इज लाइज बिटवीन 10 and 50%, द प्रेजेंस ऑफ एफ्लोरेसेंस इज क्लासिफाइड एज। अब देखिए एफ्लोरेसेंस की स्टेजेस होती हैं अलग अलग, तो अगर 10% कवर हो रहा है सरफेस एरिया तो स्लाइट में आता है ये, 10 से 50% जा रहा है तो मॉडरेट में आ जाता है, 50% से ऊपर है तो सीरियस में आता है, और कई जगहों पे हैवी भी लिखा होता है। यहाँ पर 10 to 50 है तो ये हो जाएगा मॉडरेट, ऑप्शन बी। वाटर एब्जॉर्प्शन ऑफ फॉर क्लास A टाइप ऑफ रूफ टाइल्स इज, तो ये देखिए एक सवाल टाइल का इसलिए डाला है ताकि आपको ये आइडिया लग जाए कि इसका जो आगे पार्ट आएगा वहाँ पे आपको टाइल्स के क्वेश्चन भी मिलेंगे देखने को। तो देखिए क्लास A टाइप में होता है करीब करीब
20 से 25%, तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा। और जो क्लास ए होती है उसमें हो जाता है 15 से 20%। तो अगर उसके लिए पूछा जाए तो उस हिसाब से आंसर कर लीजिएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज बर्न्ड इन द हॉफमैन्स किल ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ मैन्युफैक्चरिंग। अब ये क्वेश्चन ओवरऑल बीएमसी का है, तो वहाँ पे आपको सोचना होता है। यहाँ पे तो टॉपिक का नाम ही ब्रिक है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा, ब्रिक। लास्ट क्वेश्चन है, द वाटर एब्जॉर्प्शन फॉर गुड ब्रेक शुड नॉट बी मोर देन। तो कितने से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, जो कि हम जनरली 20% पढ़ते हैं, कुछ किताबों में ये 15% भी होता है। लेकिन सवाल ये उठता है कि ड्राई वेट का या सैचुरेटेड वेट का। तो ध्यान रखिए, वेट हमेशा ड्राई वेट का ही देखा जाएगा, जो वाटर एब्जॉर्ब करेगा उसका। तो ऑप्शन बी सही हो जाएगा, 15% ऑफ इट्स ड्राई वेट।